समझ आने वाली बात। फ्रिक्शनल फोर्स एक तो बेटा रफनेस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी पर। जैसे अगर ये एक बॉडी है, mg फोर्स नीचे n रिएक्शन ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg के। तो मतलब बेसिकली मास पे डिपेंड करती है, जितना भारी आदमी होगा उस पर फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगेगा। अगर हम इंक्लाइन सरफेस की बात करें तो यहां पर देखिए m मास की बॉडी है, mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, जिसके साथ एंगल बनता है थीटा, उसके अपोजिट वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, mg cos थीटा। ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, mg नीचे की तरफ, n ऊपर की तरफ, mg cos थीटा, दूसरे वाला क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के। आप कैसा भी सरफेस लो, नॉर्मल रिएक्शन जो है मास पर डिपेंड करता है और फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पर। ठीक है, तीसरा, थर्ड, फ्रिक्शन फोर्स बेटा डिपेंड करता है एरिया इन कांटेक्ट पर। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन does not depends on, friction force does not depends on area in contact। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक बॉडी है जिसका वेट जो है 2 किलो है और ये एक छोटी बॉडी है जिसका वेट 20 किलो है, किसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। बेटा फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं है, मास पे डिपेंड करता है। इसका मास ज्यादा है ना, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा वो मास पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो इट विल एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शन, इट विल एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शन, इस पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, इट विल एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शन। ठीक है, तो बेटा बेसिकली घुमा फिरा के हम एक बात पढ़ रहे हैं बेटा, हम घुमा फिरा के बेटा एक बात पढ़ रहे हैं। शुड आई टर्न द पेज, नोट हो गया बेटा इतना सबका। हाँ बेटा, हाँ बेटा, घुमा फिरा के हम ये बात पढ़ रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। घुमा फिरा के हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पर। हम पीछे यही पढ़ रहे थे, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा क्या होता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करती है बेटा नॉर्मल रिएक्शन पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एक कांस्टेंट आएगा, F इजिकल टू म्यू एन। म्यू इज द कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। F इजिकल टू क्या आएगा बेटा, म्यू एन। म्यू इज द कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है बेटा, कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, F इजिकल टू क्या हो गया, म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स इजिकल टू क्या हो गया बेटा, म्यू एन। ठीक है, F इजिकल टू क्या होता है बेटा, म्यू एन। म्यू इज कॉल्ड द coefficient of friction। mu is called the coefficient of friction। mu is called the coefficient of friction। जितना ज्यादा बेटा म्यू का वैल्यू होगा उतना ज्यादा, म्यू बेसिकली रफनेस बताता है। म्यू बेसिकली क्या बताता है बेटा, रफनेस। ठीक है, अब बेटा म्यू जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है म्यू एस और एक होता है म्यू के।
ये होता है बेटा कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये होता है बेटा, यानी कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू के इंटू एन। हेलो, यस मैम। अक्षय जैन, यस मैम। हाँ तो नहीं दिए तो मैं और क्या मैम, मैंने कितनी बार बच्चों को ग्रुप में मैसेज किया है कि जिन बच्चों को रीटेस्ट में अपेयर होना है वो एप्लीकेशन दे दें, है ना। तो उस बच्चे ने एप्लीकेशन का रिवर्ट बैक किया ही नहीं, उसने मुझे दिया ही नहीं है। नहीं मैम, नहीं भेजी, अक्षय जैन ने नहीं भेजी है। यस मैम, ऐसे 3-4 बच्चे जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं भेजी है। मैंने बार बार उन्हें रिमाइंडर भेजा है कि एप्लीकेशन भेज दो, एप्लीकेशन भेज दो, उन्होंने एप्लीकेशन भेजी ही नहीं है। मैंने तो 3-4 बार एप्लीकेशन रिमाइंडर मैसेज भेजा ग्रुप पे, अब वो नहीं डाल रहे, क्या कर सकते हैं। यस मैम, 3-4 बच्चे हैं ऐसे। हाँ, जिनकी एप्लीकेशन नहीं आई है। मेरे साथ एप्लीकेशन आई ही 2-3 बच्चों की है बस, बाकी किसी की एप्लीकेशन आई नहीं। हाँ ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूँ आज। ठीक है, ठीक है मैम, ओके। ओके। हाँ बेटा, तो एक होता है बेटा म्यू के स्टैंड फॉर, हालांकि हमारी एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में नहीं दे रखा। एनसीईआरटी में केवल ये बताया कि एक ही तरीके का फिक्शन होता है, एफ इजिकल टू म्यू एन। ठीक है, आपको एक म्यू दे रखा होगा, एक एन एन आप निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ म्यू दो तरीके का होता है, एक वो होता है जब एक वो होता है म्यू जब बॉडी, एक म्यू तब काम करता है बेटा जब बॉडी मोशन में है, वो होता है म्यू के। और ये होता है बेटा कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आपको बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन बताता है, म्यू एस एन। ठीक है, फ्रिक्शन 3 तरीके का था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन हम मेजर ही नहीं कर सकते, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये वाला होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये वाला होता है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज आपको और समझ आएगा बेटा क्वेश्चन करने के बाद। एक बॉडी है 10 kg की, इन दोनों के बीच का जो रफनेस है म्यू, वो 0.2 है। इसको मूव कराने के लिए आपने क्या किया, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, अप्लाइड फोर्स है आपका। फाइंड द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। बेटा आप आगे खींच रहे हो, जमीन से पीछे रोकने की कोशिश करेगी, जमीन पे फ्रिक्शन लगाएगी पीछे की तरफ। अब हमें पता है नेट फोर्स इजिकल टू एम ए होता है, तो 20 न्यूटन माइनस 20 माइनस में फ्रिक्शन इजिकल टू कितना आएगा, 10 है। सपोज ये वाला ब्लॉक ए एक्सलेशन से आगे भाग रहा है, तो 20 माइनस एफ इजिकल टू कितना आएगा बेटा, 10 है। नेट फोर्स इजिकल टू एम ए, तो 20 माइनस एफ कितना होगा बेटा, म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, म्यू एन के, और एन किसके इक्वल है यार, एम जी के। फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा बेटा, म्यू एन के। और इस फिगर में एन किसके इक्वल है, म्यू आ गया 0.2, एन किसके इक्वल है बेटा, एम जी, 10 जी के, इजिकल टू 10। तो 2 - 2 इजिकल टू, इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये रेस्ट पे रहेगा। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। वो एक तुक्के वाली बात है, हमेशा 0 आना जरूरी नहीं है, वो एक तुक्के वाली बात है। सपोज आप ये 30 कर दीजिए, अप्लाइड फोर्स 30 है, तो आंसर 0 नहीं आएगा। अप्लाइड फोर्स अगर आप 30 कर देंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बेटा, 1 मीटर पर सेकंड। वो एक तुक्के वाली बात हो गई पिछले क्वेश्चन में कि आंसर 0 आ गया। अब आप एक क्वेश्चन कीजिए बेटा, शुड आई टर्न द पेज, कोई नोट कर रहा है बेटा।
हाँ बेटा, देखिए बेटा, एक बॉडी है, इस पे बेटा 20 kg का बॉडी है, इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने। यहाँ पर जो म्यू था वो 0.2 था एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अरे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। हाँ बेटा, देखिए जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, दूसरे वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन। तो यहाँ पर 100 cos 37 और एक हो जाएगा 100 sin 37। पहले सारी फोर्सेस प्लॉट कीजिए। एक होगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन और एक होगा बेटा वेट mg। एनी अदर फोर्स एक्टिंग, कोई बता सकता है? एक फोर्स नहीं बनाई मैंने। कौन सी फोर्स नहीं बनाई, जल्दी बताइए बेटा। मैंने कौन सी फोर्स को प्लॉट नहीं करा इस डायग्राम में? फ्रिक्शन। अगर अब होगा क्या बेटा, इस ये फोर्स ब्लॉक को आगे भगाएगी। फ्रिक्शन इसे कहाँ रोकेगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन इसे कहाँ रोकेगा, पीछे की तरफ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? फ्रिक्शन इसे कहाँ रोकेगा बेटा, पीछे की तरफ। तो होगा क्या, नेट फोर्स, सपोज ये ब्लॉक आगे भाग रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में 100 cos 37 माइनस एफ इज इक्वल टू 20 है। 100 cos 37 माइनस एफ इज इक्वल टू 20 है। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में। अब ऊपर वाली फोर्स हमेशा नीचे वाली फोर्स के बराबर होती है, क्योंकि बॉडी हवा में नहीं उड़ रही। तो ऊपर वाली फोर्स कितनी है, अब देखिए 100 cos 37 होता है 4/5, फ्रिक्शन होता है म्यू एन इज इक्वल टू 20 है। 80 माइनस म्यू कितना है 0.2 एन इज इक्वल टू 20 है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आ गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखिए बेटा, इसमें मुझे एन का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब देखिए ऊपर की तरफ इसमें दो फोर्स हैं, एन प्लस 100 sin 37 इज इक्वल टू 20 जी। एन प्लस 100 sin 37 इज इक्वल टू 20 जी। एन प्लस 100 sin 37 होता है बेटा 3/5 इज इक्वल टू 200। एन प्लस 60 इज इक्वल टू 200। तो एन इज इक्वल टू कितना होगा, 140 न्यूटन। आपने यहां डाल दिए थे 80 माइनस 0.2 इंटू 140 इज इक्वल टू 20। ठीक है, आपने इस एन की वैल्यू को यहां डाल दिया। 80 माइनस 28 इज इक्वल टू 28। 52 इज इक्वल टू 28 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है। इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर बेटा, यस और नो? सबको बात समझ आ रही है बेटा? सारे बच्चे बताइए सुमेधा क्लियर है थोड़ा थोड़ा?
सुमेधा, मृदुल क्लियर है बेटा? मृदुल, कोई क्लास में नहीं है क्या? दिव्यांशु, वरुण क्लियर है? हाँ बेटा, एक बार और समझाओ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछोगे तो आप ही अपने आप। जिसके साथ एंगल बनता है वो होता है कॉस कंपोनेंट। 100 cos 37, 100 sin 37। अब 100 cos 37 वाली फोर्स ब्लॉक को आगे खींच रही थी, तो फिक्शन से कहाँ खींचेगा? पीछे की तरफ। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ mg। अब आपने देखा एक्स एक्सिस में दो फोर्स लग रही हैं, एक हो रही है 100 cos 37 और एक हो रही है फिक्शन। 100 cos 37 माइनस फिक्शन इजिकल टू एम ए 20 है। cos 37 होता है 4/5 माइनस म्यू एन इजिकल फिक्शन होता है म्यू एन इजिकल 20 है। 80 इजिकल टू म्यू कितना है? 0.2 एन इजिकल टू 20 है। एन नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है बेटा? अब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? इस केस में देखिए, ऊपर दो फोर्स लग रही है, ऊपर वाली फोर्स हमेशा नीचे वाली फोर्स के बराबर होती है, ठीक है? इसमें ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रही हैं, एन और 100 sin 37। तो एन प्लस 100 sin 37 इजिकल टू 20 जी। एन प्लस 100 sin 37 इजिकल टू 20 जी। 100 sin 37 तो 3/5 इजिकल टू 200, ठीक है? तो ये n प्लस 60 इजिकल टू 200, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 140। तो 80 माइनस 0.2 इंटू एन हो जाएगा 140 इजिकल टू 20। बस यहाँ से ए निकालना है। हो गया बेटा? हो गया बेटा? यस और नो? आगे लिखिए बेटा। ये 37 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर 20 kg का ब्लॉक रखा है, और यहाँ पर जो फिक्शन है वो 0.1 न्यूटन है, ठीक है? एंड यू हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी।
फाइंड द मिनिमम एंड maximum force. Find the minimum and maximum force required to keep the block stationary at rest. हरियर, आपको इस पे फोर्स लगानी ताकि ये रुका रहे, तो कम से कम कितनी और ज़्यादा ज़्यादा कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी बताइए। जल्दी बताइए बेटा। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। सोचो बेटा, पहले तो देखो ये मूव क्यों कर रहा है। देखिए अगर ये कोई इंक्लाइन सरफेस है, इस पे ये कोई मैं चीज रखता हूँ, तो क्या ये फिसल रही है? या कोई छोटी चीज रखता हूँ, ये बड़ी चीज है, इसके ऊपर कोई छोटी चीज रखी हुई थी चाबी, क्या ये फिसल रही है? फिसल गई, हाँ है ना। दूसरी चीज रखी, क्या ये फिसल रही है? नहीं फिसल रही। और बढ़ाया, फिसल गया। मतलब एक लिमिट तक रुकेगा, इसके बाद फिसलेगा। तो ये यही कंसेप्ट है बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, mg फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। ये एंगल 37 है, तो ये वाला भी कितना होगा? 37 डिग्री। अगर ये 37 है तो ये वाला भी कितना होगा? 37 डिग्री। जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट, ये हो जाएगा 20g cos 37। ये जो है 20g sin 37, ये जो 20g sin 37 है, यही से फिसल आता है। किसी भी इंक्लाइन सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो नीचे फिसलता है ना। ये फिसलता है क्यों नीचे इंक्लाइन सरफेस पर? क्योंकि ये फोर्स तुम्हें नीचे की तरफ खींचती है। जो mg sin 37 है, वही फोर्स तुम्हें नीचे की तरफ फिसालती है। अब इसमें क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। इसमें क्या होगा बेटा, ये जब ये नीचे की तरफ फिसल रहा है तो इसे रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब देखिए, अब दो कंडीशन हो सकती हैं। पहला केस मैंने ये माना है, बॉडी इज ट्राइंग टू मूव डाउन, बॉडी इज ट्राइंग टू मूव डाउन, बॉडी नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अगर नीचे वाली फोर्स बड़ी होगी तो बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, तो मुझे फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी? पीछे की तरफ, रुक के रहे। तो इसमें इस ऐसी कंडीशन होना क्या चाहिए? पीछे वाली फोर्स बराबर हो जानी चाहिए आगे वाली फोर्स के, पीछे वाली फोर्स बराबर हो जानी चाहिए आगे वाली फोर्स के। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है बेटा? म्यू एन। 20g का वैल्यू 10 sin 37 था 3/5। एफ अप्लाइड इज इक्वल टू म्यू कितना है? 0, प्लस में म्यू अप्लाइड हो गया 0.2। एन कितना हो गया? 20g cos 37 इज इक्वल टू 200 इंटू 3/5, 200 इंटू में 3/5। अप्लाइड फोर्स प्लस ये आ जाएगा 0.2, 20g का वैल्यू 10 cos 37 आ गया 4/5 इज इक्वल टू 200 sin 37 आ गया 3/5। ये आ गया 120 प्लस 5 चौक 20, 4 चौक 16, 160 इंटू 2 42। ये अप्लाइड फोर्स आएगी। यहाँ से अप्लाइड फोर्स आएगी बेटा 88 न्यूटन। समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर मैं ये फोर्स को इसके बराबर अगर होता क्या है, हम इंक्लाइन सरफेस पे कोई चीज़ रखते हैं तो वो नीचे फिसल जाती है, ये पैर नीचे फिसल गया। तो अगर मुझे उसने कहा है कि आपको ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, ठीक है, आपको ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, तो मैंने क्या माना कि बॉडी नीचे की तरफ फिसल रही है। अगर बॉडी नीचे की तरफ फिसल रही है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? ऊपर की तरफ। अगर बॉडी नीचे की तरफ फिसल रही है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा बेटा? ऊपर की तरफ, है ना। लेकिन फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं लग पा रहा कि बॉडी को रोक पाए, तो बॉडी नीचे फिसलती जा रही है। ऐसा ना हो तो आपने उसे ऊपर की तरफ खींचा। अगर आपने उसे ऊपर की तरफ खींचा तो दोनों मिलकर हो सकता है इसके बराबर हो जाए, दोनों ऐड होके हो सकता है इसके बराबर हो जाए, तो बॉडी रुकी रहेगी। एक इतना सेकंड केस ये भी पॉसिबल है
कि अप्लाइड फोर्स इज टू मच, अप्लाइड फोर्स इतनी ज्यादा है कि बॉडी ने ऊपर चलना शुरू कर दिया, ड्यू टू हाई अप्लाइड, ड्यू टू लार्ज अप्लाइड फोर्स, ड्यू टू लार्ज अप्लाइड फोर्स बॉडी टेंड्स टू मूव अप, बॉडी टेंड्स टू मूव अप, बॉडी ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब वो क्या रहे, बॉडी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, आपने इतनी ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगा दी कि बॉडी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। 20 g एन 20 g cos 37, 20 g sin 37, आपने इतनी ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगा रखी है कि बॉडी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है ना। तो अब वो क्या क्या बॉडी जब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बॉडी अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन का रोकने की कोशिश करेगा पीछे, फ्रिक्शन धोखेबाज है। जब बॉडी नीचे खिसक रही थी फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, जब बॉडी ऊपर खिसकने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन बदल दी। ऊपर वाले केस में फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, अब अगर ये तब था जब बॉडी नीचे फिसल रही थी, अगर बॉडी नीचे फिसल रही है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ खींचेगा, अगर बॉडी ऊपर की तरफ खींच रही है तो फ्रिक्शन कहाँ खींचेगा, नीचे की तरफ। अभी भी अगर रेस्ट पे रखना है, लेकिन वो कह रहे हैं बॉडी रेस्ट पे रहनी चाहिए, तो नीचे वाली फोर्स 20 g sin 37 प्लस फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। 200 sin 37 3/5 प्लस फ्रिक्शन होता है म्यू एन, ये आ जाएगा 120 इज इक्वल टू प्लस में म्यू 0.2, एन का वैल्यू कितना है 20 g cos 37 इज इक्वल टू एफ अप्लाइड फोर्स 120 प्लस ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये आ जाएगा 152 न्यूटन, ये आपका आ जाएगा अप्लाइड फोर्स। मतलब अप्लाइड फोर्स अगर 88 से 152 न्यूटन के बीच में रहेगी तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अप्लाइड फोर्स अगर 88 न्यूटन से 152 न्यूटन के बीच में रहेगी तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, अगर अप्लाइड फोर्स इससे कम हुई तो बॉडी नीचे भाग जाएगी, अप्लाइड फोर्स इससे ज़्यादा हुई तो बॉडी ऊपर चली जाएगी। दैट्स द कंडीशन। ट्राई योरसेल्फ, अपने आप ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन को, तभी समझ आएगा, तो वही समझ आएगा ही नहीं। ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, only then you will be able to do। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? हाँ, फ्रिक्शन हमेशा जिस तरफ बॉडी मूव करने की कोशिश करे उसके अपोजिट कर लगती है बॉडी पर। ये बॉडी पहले नीचे खिसकने की कोशिश कर रही थी तो फ्रिक्शन कहाँ लगी, ऊपर की तरफ। अब बड़ा बॉडी ऊपर खिसकने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रही है बेटा, नीचे की तरफ। दैट्स द ओनली कंसेप्ट। हो गया बेटा? बेटा कोई यस और नो क्यों नहीं बोलता, हो गया या नहीं हो गया?
हाँ बेटा, डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन बेटा, ये डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इतने में किसी को दिक्कत है बेटा फ्रिक्शन की डायरेक्शन वगैरह में, ही और शी कहना, किसी को कोई दिक्कत है बेटा? ये ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। ओके।